दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एक बार आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है और हो ही रहा होगा अगर आप हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट से जुड़े हैं। तो अगर आप इस टैगलाइन पे अटल हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रमोशन या क्लर्क बनने से नहीं रोक सकती। अब की बार क्लर्क पार, चाहे आपका एग्ज़ाम 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो या 4 साल बाद हो। जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप ज़रूर प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, ताकि आपको चीज़ें सुनी रहेंगी तो आपके लिए बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा। और आज फिर क्वेश्चन पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लेके आया हूँ, ताकि हमारे जितने भी सब स्टाफ भाई लोग हैं उनका भला हो सके, क्योंकि उनको हिंदी में कोई नहीं पढ़ाता। तो इसलिए मैं आपके लिए हिंदी में भी लेके आया हूँ। और अगर जो भी कमी होती है या जो भी गलत होता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर कुछ कमी रह जाती है तो सेशन को शुरू करता हूँ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, थोड़ा बहुत आपको समझाया भी जाएगा उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक ऑनलाइन अलॉटमेंट ऑफ लॉकर्स, कि किस बैंक ने ऑनलाइन जो बैंकों में लॉकर होते हैं उनको बुकिंग करने के लिए, कौन से बैंक ने ये मुहिम चलाई है कि भाई आप ऑनलाइन भी लॉकर बुक कर सकते हो। नहीं तो आपको बैंक में जाके लॉकर बुक करना पड़ता था, लेकिन अभी आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। तो ये किसने किया, कौन से बैंक ने? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक या एसबीआई। तो जो ऑनलाइन आवंटन किया है लॉकरों के लिए जो कि हमारे बैंकों में होते हैं, इसको किया है इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये आवंटन किया है, क्योंकि आजकल थोड़ा ये ऐप वाले, ये जो ऑनलाइन वाले, इन क्वेश्चनों पे एग्जामिनर का ज़्यादा फोकस होता है। और जो भी मैं एमसीक्यू बना रहा हूँ ये सब बैंकों के लिए हेल्पफुल है, जनरल बैंकिंग है, ये किसी पार्टिकुलर एक बैंक के लिए नहीं है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है, टिल डेट विच करेंसी नोट्स आर नॉट अ लीगल टेंडर नोट, कि निम्नलिखित में से कौन सी करेंसी नोट लीगल टेंडर नोट नहीं है। लीगल टेंडर बोले तो जो आजकल प्रचलन में नहीं है, जो नोट नहीं चल रहा है, वो इनमें से कौन सा है। और आपके सब स्टाफ टू क्लर्क में यही क्वेश्चन आएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि आप डीप जाने की कोशिश ना करें कि बहुत अंदर पढ़ ले, आपके पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा। तो आंसर है इसका 500 रुपये का नोट अभी चल रहा है, 200 रुपये का भी चल रहा है, और 10 रुपये का भी नोट अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो जो लीगल टेंडर है वो है 1000 रुपये का नोट। 1000 रुपये का नोट फ़िलहाल बंद हो रखा है, इसलिए वो नहीं चल रहा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एप्लीकेबल ऑन, इनमें से किन किन की वैलिडिटी 3 महीने होती है? चेक की होती है, डीडी की होती है, पीओ की होती है, और ऑल अबव। सब की वैलिडिटी 3 महीने होती है। ये मैं आपको चेक में भी बता चुका हूँगा। ठीक है, तो सबकी वैलिडिटी 3 महीने होती है। नेक्स्ट, एपीवाई मिनिमम पेंशन अमाउंट इज, जो एपीवाई है, एपीवाई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अटल पेंशन योजना।
अटल पेंशन योजना के तहत सबसे जो न्यूनतम मिनिमम जो पेंशन है वो कितनी है? 500, 2000, 1000 या 5000? तो अटल पेंशन योजना में सबसे मिनिमम राशि है वो है 1000 रुपये। ठीक है भाई दोस्तों, ठीक है मेरे साथियों, अगर समझ में ना आए तो आप ज़रूर बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, चार्ज इन इमूवेबल कैटेगरी इज कॉल्ड, यानी अचल श्रेणी में आवेश को कहा जाता है कि इनमें से ये जो इमूवेबल कैटेगरी है ना, जो इसको क्या कहा जाएगा? प्लेज, प्रतिज्ञा, गलत है ये प्रतिज्ञा। ठीक है, ये वो वाला प्लेज होता है जो लोन वाला प्लेज है। ठीक है, हाइपोथेकेशन या मॉर्गेज, गिरवी रखना, मैंने आपको ये बता रखा है, असाइनमेंट, कार्यभार। तो जो इमूवेबल कैटेगरी में आता है उसको बोलते हैं मॉर्गेज। ठीक है, गिरवी में तो सभी आते, वैसे अगर मैं आपको प्लेज बताऊं उसमें कुछ और गिरवी रखा जाता है, हाइपोथेकेशन में कुछ और गिरवी रखा जाता है, मॉर्गेज में कुछ और गिरवी रखा जाता है, सब गिरवी ही रखे जाते हैं। लेकिन जो इमूवेबल कैटेगरी है चार्ज में, वो मॉर्गेज में आती है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ स्मॉल अकाउंट द बैलेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट गो टू अबव, कि अगर कोई अकाउंट बैलेंस है, ठीक है, और उसमें पॉइंट ऑफ टाइम्स कितने रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें एक टाइम में कितने रुपए ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई छोटा खाता है, किसी भी समय शेष राशि किस राशि से ऊपर नहीं जाना चाहिए छोटे खाते में? 10,000, 20,000, 50,000 या 1,00,000। तो किसी भी छोटे खाते में 50,000 से ऊपर राशि नहीं जानी चाहिए या रुपए नहीं जाने चाहिए। ठीक है भाई साथियों, और अगर आप लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो देखते देखते आप फ्लो में, और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे को भी, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ऑप्शन ढूंढने में और काफ़ी समय लग जाता है, तो आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सिग्नेचर इज़ एसेंशियल अंडर ट्रांकेशन ऑफ चेक? अगर आपने कोई चेक में साइन करने हैं यानी हस्ताक्षर करने हैं, तो इनमें से किस चीज़ से आपने हस्ताक्षर करने, क्या सही है इनमें से? इन ब्लैक इंक, क्या काली स्याही में हस्ताक्षर करने हैं? क्योंकि जो बंदा बैंक में आता है उसको थोड़ी पता रखता है काली स्याही में हस्ताक्षर करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक साइन चाहिए क्या? नेक्स्ट, डिजिटल हस्ताक्षर चाहिए या नॉर्मल सिग्नेचर चल जाएंगे? तो जो आपके पास चेक है उसके ऊपर नॉर्मल हस्ताक्षर ही चल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उसमें नॉर्मल साइन चलते हैं उसमें। ठीक है, अगला है, द नोडल बैंक फॉर पढ़ो प्रदेश स्कीम। ये जो पढ़ो प्रदेश स्कीम है ना, ये कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया है? पढ़ो प्रदेश, आरबीआई, पीएनबी, केनरा या एसबीआई? ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो तभी इनको आपकी प्रैक्टिस में डाला जा रहा है, नहीं तो इसमें डाला जाता सीआरआर, रिवर्स रेट, रेपो रेट, ऐसे आपके लिए बहुत इजी डाले जाते हैं, लेकिन इसीलिए आपके लिए ये वाले क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। तो इसका जो पढ़ो प्रदेश योजना है ये चलाई थी केनरा बैंक ने, इसको केनरा बैंक ने चलाया था और अभी तक भी चल रही है। नेक्स्ट,
आफ्टर विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेरेशन टाइमलाइन फॉर पब्लिशिंग वेबसाइट। अगर कोई आदमी बैंक में कोई कस्टमर डिफ़ॉल्टर पाया जाता है, या अगर मैं उसके लिए बोल देता हूँ अपराधी पाया जाता है, अगर कोई लोन का गदर कर देता है और घोटाला कर देता है, तो उसको जो उनकी वेबसाइट होती है, जेडो में एक वेबसाइट होती है, उसके ऊपर डालना पड़ता है ताकि आदमी दोबारा कहीं कस्टमर लोन न ले पाए, इसलिए उसको वेबसाइट में डालना पड़ता है। तो अगर अपराधी घोषित हो गया है तो कितने दिन के बाद वेबसाइट पे डाला जाता है? वेबसाइट समझते हो आप? जैसे www. ये वाली, इस वेबसाइट में डाला जाता है। तो वो 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद, या 1 साल के बाद डाला जाएगा वेबसाइट में। कब डाला जाएगा? तो ये डाला जाता है 1 हफ्ते के बाद। जैसे अपराधी घोषित हो गया कोई कस्टमर, तो 1 हफ्ते के बाद वेबसाइट पर डाला जाता है। उसके बाद वो ना लोन ले पाएगा, ना बैंकिंग सेक्टर में उसको कोई भी वेलफेयर नहीं मिल पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एज अ डेट विच करेंसी हैज़ अ हैविंग हाईएस्ट वैल्यू, कि इनमें से कौन सी करेंसी जिसका रेट सबसे ज़्यादा है, कौन सी ऐसी मुद्रा है, कौन सा ऐसा रुपया है? पॉन्ड्स। अगला क्वेश्चन है, अगला है कुवैत दिनार। ये कुवैत की करेंसी है। ये यूएस डॉलर, या भारत का रुपए। सबसे मजबूत किसका है? क्या है इसमें सबसे मजबूत? तो सबसे मजबूत है जो डॉलर। आता है ना न्यूज़ में, डॉलर के मुकाबले पैसा गिरा, डॉलर की कीमत 90 रुपये हो गई, 1 डॉलर की कीमत। तो सबसे जो मजबूत आज की डेट में जो रुपया है वो है डॉलर, यूएस डॉलर, अमेरिका का डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, बैंक प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू पुअर पीपुल एट अफोर्डेबल, दिस इज़ नॉन एज, कि बैंक जो है, जो गरीब लोग हैं, यानी जो मतलब कम पैसे वाले हैं, उनको सस्ती दर पर बैंकिंग सेवा जो प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? कि जो गरीब लोगों को अगर हेल्प करता है तो बैंकिंग सेवा में उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको पैरा बैंकिंग या नैरो बैंकिंग? ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि उसको बोलते क्या हैं, जो जिनकी हेल्प करता है बैंक? संकीर्ण बैंकिंग, ये नैरो बैंकिंग संकीर्ण होता है, मतलब कम जगह वाला बैंकिंग, या फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, या यूनिवर्सल बैंकिंग। तो उसको कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर कोई बैंक गरीब लोगों की और वैसे लोगों की हेल्प करता है, असहाय लोगों की, तो उसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑफ बैंक्स ऑन डीफ, कि जो डीफ होता है ना, डीफ पर बैंक द्वारा दे ब्याज दर कितनी है? डीफ होता है कि कोई अकाउंट ऐसा है, मैंने इसके बारे में आपको हर एमसीक्यू में बताता हूँ। डीफ अकाउंट होता है डिपॉजिटर जो होता है वो अपना अकाउंट 10 साल तक अगर उसमें कुछ भी लेन देन नहीं करता है तो अकाउंट डीफ में चला जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। यह है डीफ की फुल फॉर्म। तो जब चला जाता है तो उस पर कितना % ब्याज लगता है, ये है क्वेश्चन। क्योंकि वो 10 साल तक तो कोई देख रेख की नहीं, तो उस पर ब्याज भी तो लगता होगा। तो ऑप्शन है 2%, 3% CI का मतलब होता है, और 3% SI। ठीक है भाई। और ऑप्शन नंबर 4 है नो इंटरेस्ट पेबल। तो इस पे जो ब्याज लगता है वो कैसे लगता होगा? उस पे लगता है ऑप्शन नंबर 3, 3% SI होता है, SI होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो 3% का सिंपल इंटरेस्ट उस पे लगता रहता है डीफ अकाउंट पे। ठीक है।
नेक्स्ट, और जो सी आई है, सी आई मीन्स होगा, हाँ मैं तो भूल गया बताना, सी आई मीन्स होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। सी आई को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि ब्याज पे ब्याज लगता है, उसको बोलते हैं सी आई। लेकिन इसका आंसर है 3% एस आई। अगर धीरे हो रहा है तो आप बता सकते हैं सर, क्योंकि इसमें बिगनर भी है, नए सब स्टाफ भी हैं, तो इसलिए धीरे पढ़ाना पड़ रहा है। नॉमिनी इन सेविंग अकाउंट, जो बचत खाते में जो नॉमिनेशन होता है, नामांकन होता है, वो इनमें से कौन होता है? ये है कंपलसरी इन सिंगल अकाउंट एंड ऑप्शनल इन जॉइंट अकाउंट, कि नॉमिनेशन सिंगल अकाउंट में भी ज़रूरी है और जो जॉइंट अकाउंट है उसमें ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक है। दूसरा है कंपलसरी इन बोथ अकाउंट, दोनों खातों में नॉमिनेशन ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मतलब नॉमिनेशन किस में ज़रूरी है, सेविंग अकाउंट में। तीसरा है ऑप्शनल इन बोथ अकाउंट, कि दोनों में ऑप्शनल है। और चौथा है ओरिजिनल ऑप्शनल इन सिंगल अकाउंट एंड ऑप्शनल जॉइंट अकाउंट, कि दोनों खातों में ऑप्शनल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शनल इन बोथ अकाउंट। ठीक है भाई, समझ गया आप? ऑप्शनल इन बोथ अकाउंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एसएसए होल्डर मस्ट बी। एसएसए होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये होता है एसएसए। कि एसएसए जो होल्डर होता है, कि मतलब एसएसए धारक कौन होना चाहिए इसमें? एनी फीमेल, ये गर्ल चाइल्ड, ये 10 वर्ष से कम, ये बोथ ए बी एंड सी। तो कौन होगा? नाम ही यहाँ पे सुकन्या है, तो इसका हमारा गर्ल्स के लिए होगा वो, तो इसका आंसर होगा बी और सी। गर्ल चाइल्ड एक बच्ची होगी और वो भी 10 साल से नीचे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी दोनों एसएसए के लिए मतलब कंपलसरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पॉजिटिव पे सिस्टम डेवलपमेंट बाय। एक जो पॉजिटिव पे सिस्टम होता है ना, सकारात्मक वेतन प्रणाली, किसने इसका विकास किया है? तो इसका विकास किया है आरबीआई ने, नाबार्ड ने, एनपीसीआई ने या सेबी ने। तो इसका विकास कर रखा है एनपीसीआई ने। ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये बिल्कुल छांट के निकाले जाते हैं, इसलिए आप इन पे फोकस करें और इनको हल्के में ना लें। ठीक है भाई साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है CRAR में जो सी की जो स्टैंड फॉर है ना, वो क्या होगी स्टैंड फॉर्म, यानी फुल फॉर्म क्या होगी? देखो मैं इसलिए आपके लिए फुल फॉर्म भी लिखता हूँ, कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो, CRAR, कैपिटल रिस्क एसेट्स रेशियो। तो इसका आंसर बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मेरे को वैसे। अब मैंने आपको सी का पूछा है, तो सी का यहाँ पर कैपिटल आ गया, तो ये तो है नहीं कार्ड। नेक्स्ट, कैश भी नहीं है और करेंसी भी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कैपिटल। अगला क्वेश्चन है PMFS में एस की स्टैंड फॉर्म क्या है? देखो, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम आ गया है, तो इसका मतलब PMFS में एस की जो स्टैंड फॉर्म है वो है सिस्टम। तो सर्विस, सिक्योरिटी और सेफ्टी, ये तो है नहीं, तो इसका आंसर होगा सिस्टम यानी प्रणाली। ठीक है, समझ गए भाई? ओके, नेक्स्ट, नॉमिनेशन कैन एक्सरसाइज
हिज राइट, जो नामांकित व्यक्ति होता है वो अपने मतलब कोई नॉमिनी होगा, जैसे बैंक में नॉमिनी होता है ना कि उसको नॉमिनी बना दो, तो अपना जो उसका जो अधिकार है उसका प्रयोग वो कब कर सकता है। समझ गया, समझे कि नहीं समझे कि कोई अगर नॉमिनी है तो उसका भी तो कोई काम होगा कि नॉमिनी कब काम आएगा, कैसे बनाया जाता है। तो नॉमिनी कब काम आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जमा अवधि के दौरान, ड्यूरिंग डिपॉजिट टर्नओवर, कि जब जमा करते हैं तब नॉमिनी को बुलाते हैं? नहीं। एनी टाइम, किसी भी टाइम बुलाते हैं नॉमिनी को? नहीं। ऑन मैच्योरिटी डिपॉजिट, जब मैच्योरिटी होती है तब? नहीं। उसको तब बुलाया जाता है, नॉमिनी इसीलिए बनाया जाता है ऑन डेथ ऑफ डिपॉजिटर, कि जब कोई डिपॉजिटर होता है उसकी डेथ हो जाती है तभी नॉमिनी का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए नॉमिनी को बनाया जाता है। नेक्स्ट, वंस द गारंटर रिपे द लोन ही अफेयर द स्टेटस ऑफ, अगर गारंटर है वो ऋण चुका देता है, ठीक है, तो उस स्थिति में उसको क्या बोलेंगे? अगर वो अपना ऋण चुका देता है, दोबारा पे कर देता है वो, तो उस स्थिति में उसको क्या बोलेंगे? डेबिटर यानी ऋणी, क्रेडिटर ऋणदाता, राइट ऑफ सब्रोगेशन प्रस्तावन का अधिकार है एजेंट, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ सब्रोगेशन, कि अगर वो अपना ऋण दोबारा चुका देता है, सॉरी लोन, तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ एब्रोगेशन। तो आज की क्लास फ़िलहाल इतनी ही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक बार फिर बोल देता हूँ, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और जो भी गलती हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो बनाऊँ। और आज का मेरा क्वेश्चन है जो कि मैं कल के MCQ में डालूँगा, वो क्वेश्चन है मेरा, नंबर ऑफ अल्फ़ान्यूमेरिक इन पैन कार्ड। अगर आप समझ गए पैन कार्ड में कितने नंबर या अल्फ़ान्यूमेरिक होते हैं, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन बताना है आज का। पैन कार्ड की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है भाई। तो आप इसको मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि पैन कार्ड में कितने अल्फ़ान्यूमेरिक होते हैं, मतलब कितने डिजिट और कितने लेटर होते हैं टोटल पैन कार्ड में। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू और धन्यवाद।